तो बाल महाभारत का 22nd चैप्टर 22वां चैप्टर है अज्ञातवास। तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट पीरियड था पांडवों के लिए, क्योंकि उन्हें 1 साल इस तरीके से रहना है कि दुनिया में किसी को पता ना चल पाए, ख़ास तौर पर दुर्योधन कौरवों को पता ना चल पाए कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं। क्योंकि अगर ये जानकारी दुर्योधन को हो जाती तो जो शर्त रखी गई थी वो शर्त की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती, और ऐसे में इन्हें फिर से 12-13 वर्षों के लिए जंगल जाना होता। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले ही याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरे चैप्टर्स बाल महाभारत की कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, इसे लाइक करो, इस पर अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालना। थोड़े दिनों में मैं आपके स्कूलों के चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी लेकर के आने वाला हूँ। तो अज्ञातवास, सभी भाई अपना भेष बदल करके राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। चाकरी करने का मतलब है नौकरी करना, है ना। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बना करके रखना उचित ना समझा। उसे लगा होगा कि भाई ये तो राजा रहे हैं, राजकुमार रहे हैं, हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि भाई ये तो राज करने के योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो ही, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में, अपनी सर्विस में रख लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए, सबका अपॉइंटमेंट हो गया। युधिष्ठिर कंक नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेल करके दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया, चीफ बन करके रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़ करके या हिंसक जंतुओं को अपने कंट्रोल में करके, है ना, राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों, रनिवास का मतलब है जहाँ पर रानियाँ रहती थीं, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तंतीपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी एक समय में, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई, है ना। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करते हुए रनिवास में सैरंध्री के नाम से द्रौपदी काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था। नायक बनने का मतलब है सेनापति। और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर के कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी, मतलब अच्छा रेपुटेशन था, लोग डरते भी हों शायद। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। कहने का मतलब राजा से ज़्यादा लोकप्रियता थी कीचक की। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। ओहो। तो जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। गुप्तचर, डिटेक्टिव्स, समझ सकते हो ना आप। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई, और ये खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका, है ना। वो सोचने लगा कि हो ना हो कीचक का वध, उसकी हत्या भीम नहीं की हो, क्योंकि कीचक बड़ा बहादुर था। लेकिन ये दुर्योधन का अनुमान था, अंदाजा था। ही वॉज जस्ट गेसिंग। उसने अपना ये विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो ये ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए, कि अगर वहाँ पर पांडव छिपे हैं तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे और हमें उनका पता चल जाएगा। और यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस के लिए फिर से वनवास करना पड़ेगा। और हम यही तो चाहते हैं कि वो हमेशा जंगल में ही रहें, कभी राजपाट के लिए वापस आ ही ना पाए।
तो अगर पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, हम मत्स्य देश पर अपना अधिकार कर लेंगे, हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, ऐसा सोचा दुर्योधन ने। तो दुर्योधन की ये बात सुनकर के त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला कि राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे दुश्मन हैं, कीचक ने मुझे भी बहुत तंग किया था, तो इस अवसर का लाभ उठा करके मैं भी उससे अपना पुराना बैर, अपनी पुरानी दुश्मनी चुका लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। तो कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, है ना, उसने फेवर किया, समर्थन किया। फिर सबकी राय से ये निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें, और जब विराट अपनी सेना लेकर के उसका मुकाबला करने आए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर के अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। ये प्लानिंग की गई और इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना में के कब्जे में आ गए। कंक, जो कि युधिष्ठिर थे, उन्होंने विराट को सांत्वना देते हुए कहा कि राजन, चिंता न करें, मैंने भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ है। मैंने सोचा है कि आपके रसोई वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहन करके रथ पर सवार होकर के युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और आप भी उनको आज्ञा दें कि रथ पर आकर के वो मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र, है ना, हथियारों की व्यवस्था की आज्ञा दीजिए। तो ये सुनकर के विराट बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई आखिर वो परेशान तो था ही दुर्योधन के इस आतंक से। तो उसकी आज्ञा के अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर के आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़ करके बाकी चारों पांडव उन पर चढ़ करके विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई, सैनिक भागने लगे। ये हाल देख करके युधिष्ठिर भीमसेन से बोले कि भीम, विराट को अभी छुड़ा करके लाना होगा, तभी सुशर्मा का दर्प, उसका अहंकार, उसका घमंड चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें पहचान लेंगे कि अरे ये तो भीम है। तुम्हें अपनी पहचान छिपानी भी है और सामान्य लोगों की तरह से रथ पर बैठ करके धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। तो आज्ञा मान करके भीमसेन रथ पर से सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजा करके आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चले आए। इधर नगर के लोग विजय की खुशी मना रहे थे और तभी और राजा की बाट जो रहे थे कि भाई हमारे विराट राजा आने वाले हैं। तभी उत्तर की तरफ से दुर्योधन ने आक्रमण करके तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर, जो कि विराट के लड़के थे, तो बिल्कुल ही डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा कि बृहन्नला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको याद है ना कि बृहन्नला कौन है? बृहन्नला के वेश में अर्जुन है, धनुर्धर अर्जुन। इसी प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जान करके बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास, है ना, घोड़ों की जो रस्सी है, डोरी है, उसे संभाल लो। ऐसा कहकर के अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठा करके उसके हाथ में घोड़ों की रस्सी पकड़ा दी। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि ये अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को भी बता दिया और ये चर्चा सुनकर के दुर्योधन कर्ण से बोला कि हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के भेष में कौन है। हम मान लेते हैं कि ये अर्जुन ही है, फिर भी हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के भेष में कौन है। मान लेते हैं कि वो अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है।
शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कौरव सेना के सामने में रथ ला करके खड़ा किया, उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ा करके 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत हो भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने खड़े होकर के शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि भाई पांडव आ गए। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही ये चैप्टर 22 यहाँ पर खत्म होता है। तो ये भाग कैसा लगा कि ये अज्ञातवास का पीरियड पांडव कैसे बिता रहे हैं। तो फिर से याद दिलाना चाहूँगा, मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना। जल्दी ही मैं आपके चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी लेकर के आ रहा हूँ। मिलते हैं नए लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।